2, 3, come on. चलिए शुरू करते हैं आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की विधियाँ। यानी कि आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की कौन सी विधियाँ हैं, कहाँ किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि यूज़ कहाँ पर लेंगे ये मेथड, और है कितने मेथड, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आहरण पर ब्याज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर बता रहे कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की विधियाँ। तो हमारे सामने दो विधियाँ आती है, तो दो विधियों का प्रयोग आपको कब करना है, दो तरह से आप मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा जाएगा कि जब असमान राशि विभिन्न तिथियों पर आहरित करना है। असमान राशि का मतलब होता है कि अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पर आपने विड्रॉ किया है। तो पहली चीज़ तो ये समझना है कि ये आहरण होता क्या है। आहरण यानी कि ड्राइंग क्या होता है कि जब जो ऑनर होता है, बिजनेस का मालिक होता है, वो अपने निजी प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग यानी सेल्फ यूज़ के लिए बिजनेस से माल भी निकालता है और पैसा भी निकालता है, यानी कि स्टॉक भी यूज़ कर सकता है और मनी भी यूज़ कर सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, आहरण यानी ड्राइंग कहेंगे। तो समझ में आ गया ड्राइंग किसको कहते हैं कि मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए अगर व्यवसाय से माल या राशि निकालता है, उसे क्या कहेंगे, आहरण यानी ड्राइंग कहते हैं। जिस पर उसको क्या देना पड़ता है, फर्म को ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि उसने जब फर्म के अंदर कैपिटल लगा रखा है जिस पर वह ब्याज प्राप्त करेगा, तो फर्म उसको जो राशि दे रहा है ड्राइंग के रूप में, तो फर्म भी उससे ब्याज का पैसा लेगा, है ना। टिट फॉर टेट वाला सिस्टम है यहाँ पर भी कि अगर व्यवसाय देता है तो व्यवसाय लेता भी है, यानी कि बिजनेस देगा तो बिजनेस लेगा भी सही। तो ये हमें पता चल गया कि आहरण यानी कि जो मालिक है, ऑनर है व्यवसाय का या पार्टनर है, वो जब व्यवसाय से पैसे निकालेगा या माल निकालेगा, जिस पर फर्म क्या करेगी, उससे ब्याज लेगी, और जो माल नहीं निकालेगा, आहरण नहीं करेगा, फर्म उससे ब्याज नहीं लेगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे सामने दो सिचुएशंस आती हैं कि जब असमान राशि विभिन्न तिथियों पर आहरित करते हैं। असमान राशि का मतलब हो जाता है कि अलग अलग अमाउंट, यानी कि कभी 5,000 निकाल रहा है, कभी 2,000 निकाल रहा है, कभी 7,000 निकाल रहा है, तो अमाउंट में डिफरेंस आया। तो ये हो गई अलग अलग राशि, और प्लस आ रहा है अलग अलग तिथियों पर, यानी कि अलग अलग डेट पर निकाल रहा है। कभी 1 जनवरी को निकाल रहा है, कभी 31 मार्च को निकाल रहा है, कभी नेक्स्ट अमाउंट उसने 30 अप्रैल को निकाल दिया, है ना, कभी उसने 15 अगस्त को निकाल दिया पैसा। तो ये डेट सारी अलग अलग हुई, कोई भी सीक्वेंस नहीं था, कभी 1 महीने का गैप था, कभी 3 महीने का गैप था, कभी 6 महीने का गैप था, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब अलग अलग अमाउंट है और टाइम भी अलग अलग है, ठीक है, निकालने का उसका टाइम भी अलग अलग है, तब अपने सामने इस मेथड को करने के दो मेथड विधियाँ हैं अपने पास। कौन कौन सी विधियाँ हैं, एक तो सिंपल मेथड है, दूसरा प्रोडक्ट मेथड है, जिसका यूज़ हम पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल मेथड कब यूज़ करते हैं कि जब आपका कैपिटल एक बार इंट्रोड्यूस किया होता है या एक बार निकाला होता है, यानी बहुत कम ट्रांजैक्शन होते हैं जिन कैपिटल का, यानी कि निकालना और इंट्रोड्यूस करना यानी लगाना, तो वहाँ पर हम सरल विधि यूज़ करेंगे। लेकिन गुणनफल विधि का यूज़ यानी प्रोडक्ट मेथड का यूज़ हम कहाँ करेंगे, प्रोडक्ट मेथड का यूज़ जहाँ कैपिटल को बहुत ज़्यादा बार निकाल दिया गया है या बिजनेस में एडिशनल कैपिटल बहुत ज़्यादा बार इंट्रोड्यूस की गई है यानी लगाया गया है, तब कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, गुणनफल विधि यानी प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ अपने पता चल जाता है कि सरल विधि और गुणनफल विधि का प्रयोग यहाँ पर होगा। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन आती है अपने सामने, जब समान राशि का मतलब एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया होता है कि अगर कोई पार्टनर है तो फिक्स अमाउंट ये पार्टनर निकालेगा। तो समान राशि होती है और समान समय अंतराल, यानी कि जो उसका निकालने का तरीका है वो फिक्स, एक डिफरेंट जो टाइम सीक्वेंस रहेगा वो फिक्स रहेगा। जैसे एक साझेदार है एक्स, उसने क्या किया, 2,000 रुपये हर महीने निकालेगा। कब निकालेगा, 2,000 रुपये हर महीने निकालेगा, लेकिन महीने की पहली तारीख को ही निकालेगा, यानी कि फर्स्ट डेट ऑफ फर्स्ट मंथ एवरी मंथ। तो उसमें क्या हो जाएगा कि 2,000 रुपये उसने जनवरी में निकाले, फिर फर्स्ट डेट कब आएगी, फेब में, तो फेब की भी फर्स्ट तारीख को कब निकालेगा, 2,000 रुपये निकालेगा। मार्च में भी निकालेगा फर्स्ट तारीख को कितने, 2,000 रुपये। अप्रैल में भी निकालेगा फर्स्ट तारीख को। इसी तरह से वो जाता जाएगा, दिसंबर तक चला जाएगा, तो दिसंबर फर्स्ट को भी कितने निकालेगा, 2,000 रुपये। कौन सी डेट को, 1 तारीख को, यानी कि फर्स्ट डेट को निकालेगा। तो इस तरह से एक फिक्स डेट और फिक्स अमाउंट होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये दो मेथड है अपने पास, एक आता है त्रैमासिक आधार पर और एक आता है मासिक आधार पर। जो मासिक आधार है यानी मंथली बेसिस पर, जिसे अभी बताया ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मंथली बेसिस हो गया। लेकिन कोई पार्टनर होगा वो क्या करेगा, त्रैमासिक आधार यानी क्वार्टरली बेसिस पर विड्रॉ करेगा, ड्राइंग करेगा।
तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस का मतलब होता है जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का एक क्वार्टर बन गया, फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर बन गया। तो इस तरह से 3-3 महीने का जो हम सेट बनाते हैं जिनको हम क्वार्टर बोलते हैं, तो इस तरह से एक साल के अंदर कितने क्वार्टर बनेंगे? 4 क्वार्टर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली अगर आहरण करता है यानी ड्राइंग करता है तो एक साल में कितनी बार आहरण करेगा? 4 बार ही आहरण करेगा। अब उसके सामने सिचुएशन ये हो सकती है कि फर्स्ट ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर या एंड ऑफ क्वार्टर बोल सकते हैं कि क्वार्टर के प्रारंभ में, मतलब त्रैमासिक के प्रारंभ में, त्रैमासिक के मध्य में और त्रैमासिक के अंत में, यानी बिगिनिंग, मिडल और एंड। ये डेट आपके सामने आ सकती है, लेकिन ये फिक्स रहेगा, अमाउंट फिक्स रहेगा और सिचुएशन सेम रहेगी। जो टाइम डिफरेंस इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल, ये आपका फिक्स रहेगा। तो अपने सामने 2 सिचुएशंस आती है। जब पहली सिचुएशन जब राशि अलग है और टाइम भी अलग है, तो आपके सामने 2 मेथड यूज कर सकते हो। कौन कौन से? सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, यानी सरल विधि और गुणनफल विधि। लेकिन जब आपके पास पैसा फिक्स है और टाइम डिफरेंस यानी टाइम इंटरवल भी आपके पास फिक्स है, तो उसमें भी अपने पास 2 मेथड है। कौन कौन सा? मंथली बेसिस पे भी निकाल सकते हो और क्वार्टरली बेसिस पे भी। लेकिन जब अगर 3-3 महीने के बारे में बोला है तो ही क्वार्टरली यूज होगा, वरना मंथली बेसिस पे बोला है तो मंथली बेसिस पे यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं इनके फॉर्मूले के बारे में। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया कि ये यूज कब करेंगे और ये कब यूज करेंगे? ठीक है, तो ड्राइंग कैलकुलेशन करने के अपने पास 2 तरीके हैं। जब आपके सामने सिचुएशन ये है तो आपको ये फॉलो करना है, और सिचुएशन ये है तो आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि आहरण पर जो ब्याज ज्ञात करने की विधियां हैं वो हमने देखी थी। ठीक है, जिसके अंदर पहला पार्ट जो था उसके अंदर क्या आ रहा था कि जब आप असमान राशि असमान समय अंतराल पर, यानी कि फिक्स अमाउंट नहीं है आपके पास, कभी 2000 कभी 3000 विड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं और अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। लेकिन जब आप समान राशि समान टाइम पर अगर आप निकालते हो, यानी कि फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पर अगर निकाल रहे हो, यानी कि टाइम जो इंटरवल है वो अगर डिफरेंस नहीं है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? एवरेज मेथड। और एवरेज मेथड 2 तरह से चल रहा था एवरेज, जिसके अंदर एक मंथली बेसिस एवरेज मेथड था और एक क्वार्टरली बेसिस यानी कि त्रैमासिक आधार पर अपन निकाल रहे थे। तो सबसे पहला जो पार्ट था हमारा, जिसके अंदर क्या किया जा रहा था कि असमान राशि असमान टाइम पर अपन निकाल रहे थे, यानी कि अब देखते हैं अपन सबसे फर्स्ट वाला मेथड, जिसके अंदर 2 अपन ने क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक सिंपल मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से। तो यहाँ आपके सामने बोर्ड पे जो क्वेश्चन है कि राम जो है उसने 31/5/2016 को 2000 रुपये का ड्राइंग किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेट आई है 31/5, यानी 31 मई को इसने 2000 रुपये ड्राइंग किए हैं और फिर उसने 30/9/2016 को 3000 रुपये ड्राइंग किया है। तो सबसे पहले ये चीज़ पता चल गई अपने को कि 2000 और 3000 अमाउंट क्या है? अमाउंट क्या है? डिफरेंट है, और उसके बाद टाइम भी डिफरेंट है। इसका मतलब अपने को फर्स्ट पार्ट की तरफ आना है कि जब डिफरेंट होता है तब क्या करेंगे। अब उस डिफरेंट वाले में भी ये देखना है कि क्या क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है। तो ठीक है, दिखने में पता चल रहा है 2 ही ट्रांजेक्शन है, इसने 2 बार ड्राइंग किया है, तो इसका मतलब 2 बार ड्राइंग किया है, तो आप सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सिंपल मेथड यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है? 12% पर है ना, और बुक क्लोज कब कर रहे हैं? 31 दिसंबर, यानी 31/12 को बुक क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का देखते हैं। तो सबसे पहला कैलकुलेट करेंगे 31/5/2000 को इसने जो अमाउंट विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है, तो सबसे पहले इसने जो 2000 रुपये ड्राइंग किए हैं, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग यानी कि अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है? कुल आहरित राशि, यानी कि जितना उसने ड्राइंग किया है, यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, तो यहाँ 2000 रुपये उसने निकाले हैं, 2000 मैंने लिख दिया अमाउंट उसने जो ड्राइंग किया। फिर उसके बाद ये देखना है कि 31/5 को इसने ड्राइंग किया है, तो क्या 5वें महीने में इसका ब्याज लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ मंथ में निकाल रहा है। तो एंड महीने में अगर कोई राशि निकालता है साझेदार, तो पूरे महीने का ब्याज नहीं भरेगा। काउंटिंग अपन शुरू करेंगे उसके नेक्स्ट महीने से। तो यानी कि अब जो उसकी काउंटिंग शुरू होगी वो 6ठे महीने यानी कि जून से शुरू करेंगे, 1 जून से। और 1 जून से कब तक काउंट करेंगे? बुक क्लोज करने की डेट। और यहाँ बुक क्लोज करने की डेट है 31/12 यानी 31 दिसंबर। तो कितने हो जाएंगे टोटल महीने बताइए? 7 महीने है ना। जून का काउंट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसका मतलब 7 महीने का यहाँ पर इसके ब्याज लगेगा। तो यहाँ अपने पता चल गया इसके 7 महीने का ब्याज लगेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है? 12%। तो सबसे पहले लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 12/100 इंटू 7 मंथ होंगे कितने में से? आउट ऑफ 12, क्योंकि यहाँ पर अपने को पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है।
है ना, जब पर एनम वर्ड आता है तो डिवाइड बाई 12 करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, 12 वन ज़ा 1 और 12 वन ज़ा 1, फिर उसके बाद 2 0 से 2 0। अब क्या बचा, अपने पास अमाउंट बचा 20 इंटू 7 इज इक्वल टू 140 रुपये। तो ये 140 जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा वो इस 2000 के ऊपर इंटरेस्ट लगा, ठीक है। अब ऐसे ही काउंट करेंगे किसका, इस 3000 का काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं 3000 रुपये का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, ये सेकेंड अपन कैलकुलेट कर रहे हैं और ये फर्स्ट का कैलकुलेट किया, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना निकाला है इसने, 3000 रुपये, और कब से निकाले इसने, 30/9 का मतलब 90 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 10वां यानी अक्टूबर से शुरू करेंगे, सितंबर का काउंट नहीं करना है। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि अपने बुक क्लोज कब कर रहे हैं, दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगी 12/100 और इनटू 3/12, ठीक है। कितना रहेगा 3/12, 12 से 12 कट गया, फिर उसके बाद 2 0। अब आपके पास जो बचा 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90 रुपीज़, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये सेकंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ऑल ओवर इंटरेस्ट इसका कितना आ गया, तो 140 प्लस 90 इज इक्वल टू 230, कितना हो जाएगा 230 रुपये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड यूज़ किया था हमने, सिंपल मेथड। अब देखते हैं, अगर आप जब ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाते हैं तब फॉर्मेट अपन यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड का। कौन सा यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पहले तो 2 ट्रांजैक्शन थे, लेकिन अब 2 और ज़्यादा हो गए। तो टाइम बचाने के लिए, समय बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन देखिए, डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है 1/4, कितना अमाउंट विड्रॉ किया 1000, 30/6 को 1200, 31/12 को 1500 और 31/3 को इसने 20,000 रुपये का ड्राइंग किया। फिर उसके बाद रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया इसका, 12% पर एनम दे रखा है। और बुक क्लोज करने की यहाँ पर डेट चेंज है, 31 मार्च 2017। अब यहाँ पर मार्च को बुक क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा आपको जो ये पार्ट दे रखा है, डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट, एज इट इज़ आपको सबसे पहले वो लिख लेना है। क्या करना है, एज इट इज़ उसको लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग, तो डेट जो दे रखी है 1/4/2016, फिर 30/6/2016, नेक्स्ट 31/12/2016 और लास्ट 31/3/2016। ये क्वेश्चन जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम उसको कॉपी करना है और आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहले डेट ऑफ ड्राइंग जो अमाउंट दे रखा है वो कॉलम एज इट इज़ आपको डेट वाइज लिख देना है। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम किसका है, अमाउंट का, एज इट इज़ आपको अमाउंट भी वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है, अमाउंट जो उसने ड्राइंग किया है, कितना 1000, 1200, 1500 और 20,000, 1000, 1200, 1500 और 20,000, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ये लिख देना है। फिर अब आपको करना क्या है, एडिशनल वर्क, यहाँ पे आपको काउंटिंग करने हैं मंथ। क्या काम करने हैं, मंथ काउंट करने हैं। तो यहाँ ध्यान में रखना ये है कि आपकी बुक क्लोज कब कर रहे हैं, बस उस बुक क्लोज करने की डेट को आपको ध्यान में रखना है और इसके थ्रू ही आपको ये क्वेश्चन करना है। तो 31 मार्च को बुक क्लोज कर रहे हैं। अब काउंटिंग करते हैं 1 अप्रैल से। अगर 1 अप्रैल को ये 1000 रुपये निकाल रहा है ना, ड्राइंग किया है, इसका मतलब इसने ये पैसे कितने महीने तक यूज़ किए, पूरे 12 महीने तक 1000 रुपये यूज़ किए, जिस पे इसको फर्म को ब्याज देना है। तो यहाँ मंथ आ जाएंगे इसके 12, ठीक है। अब 30/6 को है, यानी कि 6ठा महीना तो भरेगा ही नहीं ब्याज। 6 के बाद काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 7 से, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने हो जाएंगे, 9 महीने हो जाएंगे। फिर देखिए 31/12, तो क्या 31/12 का ब्याज भरेगा, यानी दिसंबर का ब्याज नहीं भरेगा। और 31 दिसंबर के बाद कौन सा महीना आता है, जनवरी। तो 1 जनवरी से काउंटिंग शुरू करेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो यहाँ कितना आ जाएगा
3 महीने आ जाएंगे आपके। और लास्ट में क्या है, 31/3 को इसने 20,000 रुपये निकाले हैं। अब 31 मार्च को ही बुक बंद कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई महीना आएगा क्या? नहीं आएगा, इसके लिए तो 0 दिन आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0। अब आपको क्या करना है, ये मंथ निकालने आ गया। अब मंथ के बाद करते हैं प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट किसको करना है मल्टीप्लाई? आपने जो अमाउंट विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है, उस ड्राइंग को उतने मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 इंटू जब 12 करेंगे तो कितना आएगा? 12,000 रुपये। तो फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे 12,000 रुपये। नेक्स्ट 12 इंटू 9 करेंगे 10,800। नेक्स्ट 1500 इंटू 3 4500। और 20,000 इंटू 0, यानी कि 0 को अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी भी संख्या से करते हो तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आपके आ गया 0। तो इस तरह से टोटल ऑफ प्रोडक्ट अब क्या करना है अपने को? अब लिखना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। कितना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपना? 27,300। कितना आया? 27,300। तो ये है अपना टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको फॉर्मूले में लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट मेथड का? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 27,300 जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% पर एनम, यानी 12/100 इंटू 1/12 इंटू 1/12, क्योंकि पर एनम वर्ड है इसलिए डिवाइड बाय 12 आएगा। 12 से 12 खत्म हो गया और 2 0 से 2 0 खत्म हो गए। तो आपके पास जो अमाउंट बचा 273 रुपीज़ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगा? 273 रुपीज़। आया समझ में? देख लीजिए एक बार वापस, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें स्टेप कम थी और इसमें स्टेप ज़्यादा है। दोनों में अमाउंट अलग अलग है और डेट भी अलग अलग है, तो टाइम सीक्वेंस तो है ही नहीं। ठीक है, डिफरेंस है और अमाउंट भी डिफरेंस है, इसलिए कौन सा मेथड यूज़ किया अपन ने? सिंपल मेथड यूज़ किया। और सिंपल मेथड तो पता ही है, जो ड्राइंग किया है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, यानी कि जितने महीने होते हैं उतने महीने डिवाइड बाय 12 कर लेंगे और इस तरह से अमाउंट निकाला। लेकिन ये स्टेप कब फॉलो करेंगे? जब अमाउंट भी अलग है, तारीख भी अलग है, लेकिन इसकी स्टेप पे ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा बार अगर ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तब अपन समय बचाने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको एज इट इज़ डेट वाला कॉलम और अमाउंट वाला कॉलम तो वैसे ही लिखना है। उसके बाद आपको मंथ जो दे रखे हैं ये अपने को निकालना है। बस यहाँ निकालते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? क्लोजिंग डेट का। किसका? क्लोजिंग डेट का। बस क्लोजिंग डेट को ध्यान में रखते हुए मंथ निकाल देने हैं और फिर इन मंथ को जब आप अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। और इस प्रोडक्ट का यूज़ जो हम टोटल करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट का यूज़ हम फॉर्मूले में लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।